हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरी जो करने जा रहे हैं, जिसमें तरंग वेव्स की मूल अवधारणाएं हैं। तरंग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तरंग की गति यानी कि वेव मोशन पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में ऊष्मा हीट के बारे में पढ़ेंगे और ऊष्मा गतिकी पढ़ेंगे यानी कि थर्मोडायनेमिक। प्रकाश की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लेंस और दर्पण के बारे में, मानव आँख ह्यूमन आइज के बारे में देखेंगे। जो आपके सभी एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस सेक्शन से प्रश्न होते हैं या पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास वेव एंड वेव मोशन से। तरंग और तरंग गति। सबसे पहले देखेंगे तरंग क्या है। तरंग यह क्या है? अंतरिक्ष में कंपन या गड़बड़ी है, या कह सकते हैं कि माध्यम वह पदार्थ है जिसके माध्यम से सभी ध्वनि तरंगें यात्रा करती हैं और चलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। उसके अलावा तरंग के प्रकार अगर हम कहें, तरंग के प्रकार में है अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग के समांतर चलती है। अनुप्रस्थ तरंग तरंग गति के साथ लंबवत चलती है। अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलेंगे? जो तरंग गति के समांतर चलती है उसको हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। और जो तरंग गति के साथ लंबवत चलती है उसे क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ कहेंगे। सतही तरंग किसको कहेंगे? कण गोलाकार गति में यात्रा करते हैं उसे सतही तरंग कहेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहेंगे? निर्वात में चल सकती है, प्रकाश निर्वात में चलती है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। उसके अलावा है भौतिक तरंगों को प्रसारित करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है। तरंग के चलन क्या क्या है? तरंग के अगर हम चलन के देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तरंगों के, तो तरंग में यहाँ देखेंगे अगर हम इस तरह से बनाते हैं और उसके बाद एक तरंग को हम इस तरह से लेते हैं ये, और यहाँ से स्टार्ट अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये नीचे जाएंगे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे, ये तरंग हो गया जिसमें ये टाइम होता है यहाँ पर। उसके अलावा ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ, तो ये कितना होता है, जो समय लिया जाता है इसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, पीरियड हो गया। और उसके अलावा ये वाला जो भाग है इस भाग को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये जो बीच विकल्प भाग है, ये बीच वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह से ये तरंगें काम करती हैं। तो तरंगों के कितने प्रकार बताएं? 4 प्रकार के बताएं, जिसमें पहला था अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, सतही तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद भौतिक तरंगों को प्रसारित करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है। उसके बाद तरंग के चलन कहाँ के हैं, कहाँ है वो देखते हैं। पहला पॉइंट है यह ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करता है। अक्सर माध्यम के कणों का कोई अस्थायी विस्थापन नहीं होता है। अभी हम थ्योरी सेशन कर रहे हैं और थ्योरी खत्म होते होते आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर आप आराम से बैठ करके सुनते रहें। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पर इसे लिख सकते हैं और मल्टीपल इसे रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के समय में। यह ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करता है। अक्सर माध्यम के कणों का कोई अस्थायी विस्थापन नहीं होता है। दूसरा विस्थापन है जिसको वाई से इंडिकेट करते हैं। दोलनशील है जिसको हम क्या बोले कि यहाँ पर जो हम विस्थापन बनाए थे इस तरह से, ये वाला जो भाग था यहाँ पर क्या था? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वाला भाग था। ये क्या था आपका? ये वाला भाग था एम्पलीट्यूड था। ये ऊपर वाला जो भाग है डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये एम्पलीट्यूड वाला भाग था। और ये वाला जो गर्त अगर यहाँ से ये शुरू हुआ ऐसे शुरू हुआ तो ये वाला जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है इसको हम बोलेंगे पीरियड बोलेंगे। और ये वाला भाग क्या होता है? टाइम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे विस्थापन को वाई से इंडिकेट किए हैं। तो क्या कहा गया? विस्थापन में दोलनशील कण की अपनी संतुलन स्थिति से स्थिति होता है। उसके बाद आयाम की बात करें तो ये आयाम होता है एम्पलीट्यूड, ये आयाम हो गया, एम्पलीट्यूड ए है, अपनी संतुलन स्थिति से विस्थापन का अधिकतम परिणाम लेता है। उसके अलावा अवधि की बात करें इसका, टाइम पीरियड का, तो टाइम जो है एक कण को दोलन के एक पूर्ण चक्र से गुजरने में लगा समय। जैसे कि बताए थे कि ये वाला भाग है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो ये भाग में समय लगा है, तो यहाँ पर क्या करें? एक कण को दोलन, जितना देर में वो दोलन करती है और एक पूर्ण समय चक्र लेती है, गुजरता है, उसको हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। उसके अलावा आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या इंडिकेट करते हैं? आवृत्ति है तो एक कण द्वारा प्रति
इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य में किसी भी दो क्रमिक कणों के बीच की दूरी जो एक ही चरण में हो, उदाहरण के लिए दो क्रमिक शिखर या दो गर्तों के बीच की दूरी होता है। दो क्रमिक शिखर या दो यानी कि क्रेस्ट के बीच में और थ्रॉफ के बीच में, इसके बीच में जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसके अलावा है तरंगगति। तरंगगति वह गति जिस पर तरंग के प्रसार की दिशा में यात्रा करती है। उसके बाद है तरंग अग्रभाग। एक रेखा या सतह जो दोलन की एक ही स्थिति में स्थित बिंदु को जोड़ती है। उदाहरण के लिए एक तरंग में शिखर को शिखर से जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तरंग अग्रभाग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऐसे भाग हो जाएगा, ये वाला अगर यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसे वाला भाग हो गया, तो यहाँ पर जो ये भाग है तो ऊपर से ऊपर वाले को अग्रभाग कहा गया। यहाँ पर ऊपर वाली भाग, इस भाग को इस भाग से इस भाग से इस भाग को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तरंग अग्र। एक रेखा या सतह जो दोलन की एक ही स्थिति में स्थित बिंदु को जोड़ती है। उदाहरण के लिए एक तरंग में शिखर को शिखर से जोड़ने वाली ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से जोड़ने में उसे हम क्या कहते हैं, तरंग अग्रभाग कहते हैं। उसके बाद जो इसकी किरण होती है, किरण में तरंग द्वारा लिया गया पथ, किरणें हमेशा तरंग अग्रभागों के समकोण पर होती हैं। उसके बाद इसका आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज में ये ध्वनि की आवृत्ति Hz में मापी जाती है, यानी कि हर्ट्ज में मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है, Hz में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ध्वनि की तरंगे। ध्वनि की तरंगे, ध्वनि तरंगे हवा जैसे माध्यम में दबाव के बदलाव के रूप में मौजूद होती हैं। कंपन करने वाली हवा फिर मानव कान के पर्दे को कंपन करने का कारण बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मस्तिष्क ध्वनि के रूप में समझा जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर तो ध्वनि तरंगों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ध्वनिकी रूप में जाना जाता है। इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि ध्वनि तरंगों को अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, ध्वनिकी कहा जाता है। उसके बाद है ध्वनिकी, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार का अध्ययन भी है। ध्वनि के बारे में कुछ तथ्य हैं, इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। यहाँ पर कहा गया कि ध्वनि निर्वात यानी कि पदार्थ रहित क्षेत्र जहाँ पर कोई पदार्थ नहीं होते से होकर के नहीं गुजरता है। उसके बाद है हवा में ध्वनि की गति होती है कितना, 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है या 1230 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद ठोस पदार्थों से गुजरते समय ध्वनि किसी अन्य माध्यम से यात्रा करने की तुलना में सबसे तेज चलती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या कहा गया कि ठोस पदार्थ से गुजरते समय ध्वनि किसी अन्य माध्यम से यात्रा करने की तुलना में सबसे तेज चलती है। उसके अलावा गड़गड़ाहट की बात करें कि आवाज बिजली के चारों ओर तेजी से गर्म हवा द्वारा उत्पन्न होती है जो ध्वनि की गति से तेजी से फैलती है। उसके बाद कहा गया 25 डिग्री सेल्सियस पर अशुद्ध जल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 498 मीटर प्रति सेकंड है। उसके अलावा चमगादड़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से परावर्तन उत्सर्जित करके उनका पता लगाकर अंधेरी रात में अपने शिकार की तलाश करते हैं और उड़ते भी हैं। कौन, चमगादड़ की, किसके द्वारा, अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से परावर्तन के उत्सर्जित करके उनका पता लगाते हैं और अंधेरी रात में वो तलाश करने में उड़ते भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मटेरियल दे रखे हैं और ध्वनि की गति दे रखे हैं, इसमें कितना होता है। यहाँ देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके अलावा डिग्री सेल्सियस पर हवा कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस पर 355 मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद समुद्री पानी में है 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी तरंगे तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। रबर में जो होता है वो कितना होता है, 1600 मीटर पर सेकेंड होता है। जो अलग अलग माध्यम में देखें ध्वनि की गति किस तरह से चलती है। उसके बाद ध्वनि की अनुभूतियाँ हैं। अनुभूतियाँ का अगर हम बात करें
तो किसी भी जीव में ध्वनि की अनुभूतियां आवृत्तियों की एक निश्चित सीमा तक सीमित होती हैं। इसकी गणना हम किस में करते हैं? हर्ट्ज से की जा सकती है। मनुष्य के लिए जो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, मनुष्य के लिए जो श्रवण सामान्यता है लगभग में 20 हर्ट्ज से कितना है? 20,000 है। यानी कि हमारी कान जो किसी ध्वनि को सुन सकता है वो कितना से कितना तक? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो से ये सुन सकता है। ये बात भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये उसके अलावा कि बीच की आवृत्ति को ही सिर्फ सुना जा सकता है, ना उससे कम या ना उससे ज़्यादा को हम सुन सकते हैं। उसके बाद तीव्रता की अगर हम बात करें, इसकी तीव्रता में यह प्रति इकाई क्षेत्र में स्थानांतरित की जाने वाली शक्ति है। इसकी इकाई वाट प्रति मीटर वर्ग है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। तीव्रता ध्वनि दबाव और कण वेग का गुणनफल होता है, जिसको हम I बराबर P/V कहते हैं। डेसिबल यहाँ पर है, डेसिबल dB वह इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताइए कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा है विभिन्न ध्वनियों की तीव्रता। अब यहाँ पर देखेंगे लगभग पहला पूर्ण मौन, यानी कि कुछ भी हम नहीं बोल रहे हैं, शांत है बिल्कुल, तो वो क्या हो जाएगा? 0 dB हो जाएगा। dB क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। जब हम किसी से फुसफुसा करके बात कर रहे हैं तो कितना dB हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा? 15 डेसिबल हो जाएगा। सामान्य अगर हम बातचीत करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अभी आप सुन रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? हम 60 dB यानी कि डेसिबल में बोल रहे हैं। लॉन मूवर ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद कार का हॉर्न जो होता है वो कितना हो जाएगा? 110 डेसिबल हो जाएगा। रॉक कंसर्ट या जेट इंजन जो विमान वगैरह उड़ता है तो वो कितना हो जाएगा? 120 डेसिबल में हो जाएगा। बंदूक की गोली या पटाखे की जो आवाज़ होती है वो 140 डेसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न ध्वनियों की तीव्रता दे रखा है, जिसको आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके अलावा आवाज़ का उतार चढ़ाव की अगर हम यहाँ पर बात करें, यह ध्वनि तरंग की आवृत्ति की अनुभूतियाँ कहलाती है। उसके बाद आता है शॉक वेव या सुपरसोनिक। सुपरसोनिक गति से फैलने वाला एक पतला संक्रमणीय क्षेत्र है जिसमें घनत्व, दबाव, पदार्थ की गति में तेज वृद्धि होती है। उसके बाद विस्फोटक निकायों की सुपरसोनिक गति शक्तिशाली विद्युत निर्वहन आदि के दौरान उत्पन्न होता है। उसके बाद गुंज की बात करें, यहाँ गुंज में दूसरे शब्दों में यह ध्वनि का परावर्तन ही है। उसके बाद है ध्वनि 0.1 सेकंड में 34 मीटर की दूरी तय करती है। अब इसकी ध्वनि की जो गति है 0.1 सेकंड में, आप सोच सकते हैं कि 0.1 सेकंड में 34 मीटर की दूरी तय करती है। इसलिए आप केवल उन सतहों से प्रतिध्वनि सुनते हैं जो कम से कम 17 मीटर दूर है। उसके बाद कहा गया कि वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ करते हैं? इकोलोकेशन कहलाता है। उसके अलावा प्रतिध्वनि एक सभागार जैसे किसी परिक्षेत्र में सतहों से परावर्तित ध्वनियों का संग्रह कहलाता है। उसके बाद सोनार के बारे में आप पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, पहले से जानते होंगे। यहाँ देखेंगे सोनार, ये क्या है? ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग है। एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि प्रसार यानी कि आमतौर पर पानी के नीचे, जैसा कि पनडुब्बी नेविगेशन में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर है का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तु जैसे कि अन्य जहाज़ों को नेविगेटिव करने, उनसे संवाद करने यानी कि बातचीत करने और उनका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखेंगे डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव क्या है? यह देखा जा सकता है कि जब कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी गुजरती है तो उसमें हॉर्न बजता है, तो उसका जो सायरन होता है व्यक्ति की ओर आते समय तेज हो जाता है, फिर दूर जाते समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव जहां आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित होता है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो जो सायरन होता है एम्बुलेंस का हो या पुलिस की गाड़ी का सायरन होता है वो किसके ऊपर काम करता है? डॉपलर प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। उसके बाद यह प्रभाव जहां आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। उसके अलावा है जब कोई स्रोत किसी परिवेक्षण की ओर बढ़ता है तो देखी गई तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है और आवृत्ति बढ़ जाती है। उसके अलावा जब कोई स्रोत किसी परिवेक्षण के से दूर जाता है तो क्या होता है? फिर तो देखी गई तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है और आवृत्ति क्या होती है? कम हो जाती है। उसके बाद है ये हो गया आपका चैप्टर। हम देखिए अभी वेव की मूल अवधारणा देख लिए, तरंगों के प्रकार देख लिए और वेव मोशन देख लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर हीट, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है?
यह ऊर्जा का एक रूप है और पदार्थ में सभी अणुओं की कुल ऊर्जा का मापन है। जो चैप्टर हम पढ़े हैं या जितने चैप्टर हम पढ़ाएंगे उन सारे चैप्टर का एक एक चैप्टर का जो क्वेश्चन वो VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे जो PYQ में पूछा जाएगा। तो आप हमारे साथ में जुड़ जाएं और उसको रिविजन अच्छी तरीके से करें ताकि आपसे कोई भी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो यहाँ पर देखेंगे हम हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है और पदार्थ में सभी अणुओं की कुल ऊर्जा को मापता है। उसके बाद यह किसी पदार्थ में सभी अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा भी है। इसकी इकाइयां किस में मापी जाती हैं? कैलोरी में या किलो कैलोरी या जूल में। इसकी जो इकाई वर्ग है इसको हम बोलते हैं, ये कितना है? 10 से 7 जूल होता है। उसके बाद इसका जो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है, या 1 किलो कैलोरी जो होता है वो कितना होता है? 1000 बंस होता है। तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की, तो तापमान यह किसी पिंड की गर्मी या ठंडक की डिग्री को मापता है। डिग्री सेल्सियस या केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 3 इकाई होता है जिसमें हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मापते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है, यदि 2 पिंड अलग अलग तापमान पर है तो वे ऊष्मीय संतुलन में नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई फ़ारेनहाइट में है, कोई केल्विन में है, कोई सेल्सियस में, अलग अलग तापमान पर है तो वो ऊष्मीय संतुलन में नहीं हो सकती है। उसके अलावा यहाँ कहा गया यह किसी पदार्थ में अणुओं की औसत गति ऊर्जा का माप है। उसके अलावा सभी तापमान पैमानों से संबंधित सूत्र हैं। ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिखाया गया आपको। आप किसी भी चीज़ को निकाल रहे, चाहे डिग्री सेल्सियस निकाल रहे, फ़ारेनहाइट निकाल रहे या केल्विन निकाल रहे, तो इस फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे हम यहाँ अगला पॉइंट, ऊष्मा और तापमान के बारे में तथ्य। हीट और टेम्परेचर के बारे में कुछ मुख्य थॉट देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर कहा गया ऊष्मा गर्मी की लहर में बाहर काम करने पर शरीर का तापमान कितना हो जाता है? 105 डिग्री तक बढ़ जाता है। मृत्यु आमतौर पर तब होती है जब शरीर का तापमान 107.6 तक पहुंच जाता है, तब। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ओस बिंदु कहा गया यहाँ पर, यह वह तापमान है जिस पर हवा को ठंडा करने की आवश्यकता होती है ताकि क्या होती है? सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाए, जो ठंड का मौसम होता है। उसके अलावा आगे है भाप बिंदु। यह वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसका तापमान 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 212 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद अच्छे ऊष्मा चालक क्या है? अच्छे ऊष्मा चालक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि सोना, तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, निकल, जस्ता और अधिकांश अन्य धातुएं हैं जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है। उसके बाद बुरे ऊष्मा चालक हैं, यानी कि बैड कंडक्टर है। इसमें बैड कंडक्टर कौन कौन से हैं? प्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट है, स्टॉय है, रोकोम है, हवा है, पानी है, रबर है, कपास है, रेशम है, संगम है और रमन है, लकड़ी है, अभड़क है। ये सारे क्या है? हीट का बैड कंडक्टर है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें जब बिजली गिरती है तो क्या होता है? तो 30,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाती है। जब बिजली गिरती है, जो कड़क होती है, बरसात का मौसम होता है या फिर जो बिजली गिरती है तो बिजली का जो डिग्री सेल्सियस होता है वो कितना? 30,000 से लेकर के 54,000 डिग्री सेल्सियस होती है, तब पृथ्वी पहुँचते हैं। कमरे का टेम्परेचर जो होता है, कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 68 से लेकर के 77 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। जब पानी जमता है तो यह कितना हो जाता है? पानी जमता है तो यह 9% तक फैलता है। उसके बाद गर्म पानी बर्फ की तुलना में तेजी से जमता है, ठंडा पानी कम। उसके अलावा सामान्य, ये बात देखिए, गर्म पानी बर्फ की तुलना में तेजी से जमता है, ठंडा पानी। सामान्यतः शरीर का तापमान, हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 99 फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य का केंद्र लगभग में कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए सूर्य कितना गर्म हीट है। उसके बाद है पायरोमीटर। यह तापमान मापने का एक उपकरण है, पायरोमीटर। पायरोमीटर के बारे में यहाँ कुछ विशेष कहा गया। क्षमता इसकी विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता है। यह प्रति इकाई द्रव्यमान में तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जिसको जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स के लिए ऐसा ही इकाई यहाँ पर दिखाया गया, नीचे में दिखाया गया। अब यहाँ देखिए सब्सटेंस एक तरफ और दूसरी तरफ है डिग्री सेल्सियस में, जूल प्रति ग्राम में। तो यहाँ पर एयर का कितना है?
1.01 है। उसके एल्युमिनियम का कितना है 0.902 है। गोल्ड का कितना है 0.129 है। आयरन का कितना है 0.450 है। NaCl सोडियम क्लोराइड कितना है 0.864 है। आइस का कितना है 2.03 है। वाटर कितना है 4.18 है। ये विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ पर नीचे दिखाया गया है जो अभी हम देखें। उसके अलावा उष्ण पर्वैगिकी, इसमें कहा गया कि यह ऊष्मा और तापमान तथा ऊर्जा और कार्य से उनसे संबंधित होते हैं। उष्ण पर्वैगिकी ये क्या होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? यह ऊष्मा और तापमान तथा ऊर्जा और कार्य से उनके संबंध से संबंधित है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ऊष्मागतिकी के 4 नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम 4 नियम है। इस नियम में क्या कहा गया? ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, यदि 2 ऊष्मकीय प्रणालियां प्रत्येक किसी तीसरे के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के क्या होंगे? साथ भी तापीय संतुलन में होगी। दूसरा नियम क्या कहा गया? यहाँ देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम में ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल रूप बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस चीज को हम पीछे चैप्टर भी पढ़ाए थे, हम उसमें भी बताए थे गति के नियम। किसी भी प्रक्रिया में ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा एक समान रहती है, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, सारे के सारे एक समान होती है। किसी ऊष्मागति चक्र के लिए सिस्टम को दिए जाने वाली शुद्ध ऊष्मा सिस्टम द्वारा किए गए शुद्ध कार्य के बराबर होती है। उसके अलावा यहाँ पर है ऊष्मागतिकी के पहले नियम को ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसे विलियम थॉमसन द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। किसने दिया था इसके सिद्धांत? विलियम थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम थॉमसन के द्वारा दिया गया था सिद्धांत। उसके बाद है उष्ण पर्वैगिकी का दूसरा नियम। ये दूसरा नियम क्या है इसका? देखेंगे यहाँ कि संतुलन में ना रहने वाली एक पृथक प्रणाली की एंट्रोपी यानी कि एक प्रणाली में ऊर्जा की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाएगी, संतुलन पर अधिकतम मूल के करीब पहुंच जाएगी। यानी तीसरा नियम इसका क्या है? तीसरा नियम का जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 के करीब पहुंचता है तो एंट्रोपी का मूल्य न्यूनतम के करीब पहुंच जाता है। उसके बाद है चरण संक्रमण की गुप्त ऊष्मा। चरण संक्रमण की गुप्त ऊष्मा, इसमें क्या कहा गया कि यह एक चरण परिवर्तन यानी ठोस, तरल या गैस के लिए आवश्यक प्रतिद्रव्यमान इकाई ऊष्मा ऊर्जा है। इसका SI मात्रक जूल प्रति केजी है। उसके बाद गुप्त ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो Q = m/L होता है। यह समीकरण ऊष्मा Q ऊष्मा हो गया, जिसे द्रव्यमान मास हो गया, और चरण बदलने के लिए जो जोड़ा हटाया जाता है या लगाया जाता है, हटाया जाना चाहिए, वस्तु की व्यक्तिगत गुप्त ऊष्मा को हम L से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद है अव्यक्त ऊष्मा के मान चरण परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर परिवर्तनशील होते हैं। संलयन की गुप्त ऊष्मा तरल से ठोस में परिवर्तन है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तरल से गैस में परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा ठोस से गैस में परिवर्तन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ विस्तारित रूप दे रखे हैं। उससे पहले हम इसको देखेंगे थर्मल विस्तार। थर्मल विस्तार में तब होता है जब किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन के कारण वस्तु क्या होती है? फैलती है और बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है? थर्मल विस्तार कहलाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके भीतर के कण हिलने लगते हैं, जिससे उनकी गति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कण उनके बीच अधिक जगह बनाते हैं और इसलिए पदार्थ का आकार क्या होती है? बढ़ जाती है। अब यहाँ पर तापीय विस्तार के प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं नीचे फिगर में। यहाँ देखेंगे लीनियर एक्सपेंशन है। यहाँ कहा गया कि लीनियर एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीट। लीनियर एक्सपेंशन फॉर्मूला इज गिवन एज, ये फॉर्मूला है जिसे याद रखना है, del L/L0। उसके बाद है अल्फा L डेल्टा, उसके बाद T। ये फॉर्मूला है जो इसको तापीय विस्तार को निकालने के लिए यूज किया जाता है, जिसको L यहाँ 0 जो ओरिजिनल लेंथ है,
L0 को क्या कहा गया, ओरिजिनल लेंथ है। उसके बाद यहाँ L क्या है, एक्सपेंडेड लेंथ है। अल्फा जो है लेंथ एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट है। और डेल टी जो है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है। और डेल एल जो है यहाँ पर चेंज इन लेंथ है। वॉल्यूम एक्सपेंशन इज द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द टेम्परेचर वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर्मूला इज गिवन। नीचे जो दिया गया यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन हम कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया गया आपको, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ जीरो जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है, और यहाँ पर v जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है, और ए वी जो अल्फा वी जो है यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, और डेल टी जो है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है, और डेल वी भी है यहाँ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आफ्टर एक्सपेंशन है। एरिया एक्सपेंशन, अब एरिया निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी एक फॉर्मूला दिया गया एरिया के लिए। उसके अलावा यहाँ पर फिर बताया गया है कि डेल ए को क्या कहा गया, चेंज इन द एरिया हो गया। उसके बाद अल्फा ए है एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, डेल्टा टी है टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट है, और डेल जीरो है जिसको कहा गया एक्सपेंडेड एरिया कहा गया। इसके बाद हम देखेंगे नमी। यह वायुमंडल या गैस में जल ऊष्मा मात्रा को दर्शाता है। जल ऊष्मा पानी की गैसीय अवस्था और अदृश्य है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें। आर्द्रता मापने की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता की अगर यहाँ बात करें तो यह किसी निश्चित तापमान पर हवा के आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को शुष्क हवा के द्रव्यमान से विभाजित करने पर प्राप्त राशि होती है। हवा जितनी अधिक गर्म होगी उसमें उतने ही अधिक पानी हो सकता है। उसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता की बात करें, यह वर्तमान निरपेक्ष आर्द्रता तथा उच्च संभव निरपेक्ष आर्द्रता जो वर्तमान वायु तापमान पर निर्भर करती है या का अनुपात है। उसके अलावा कहा गया ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट से, यह भौतिक प्रणाली के बीच ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान है। ऊष्मा स्थानांतरण की दर प्रणालियों के तापमान और उस मध्यवर्ती माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा स्थानांतरण के तीन मूलभूत तरीके चालन, संवहन और विकिरण है। कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर चालन है 3 तरीके में, संवहन है, उसके बाद क्या है विकिरण है। ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीके हैं, एक चालन है, संवहन है और विकिरण है। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रवाहकत्व आणविक अंतः क्रिया के तंत्र द्वारा तापमान अंतर के कारण सिस्टम सीमा के पार ऊर्जा का स्थानांतरण। इसके लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है और पदार्थ की किसी भी बड़ी मात्रा में गति की आवश्यकता नहीं होती है। बर्फ एक खराब क्या है, कंडक्टर है, और इसलिए यह पृथ्वी को अपने नीचे गर्म रखती है। संवहन देखेंगे, संवहन में अंतराण्विक अंतः क्रियाओं और थोक परिवहन के संयुक्त तंत्र द्वारा तापमान अंतर के कारण सिस्टम सीमा के पार ऊर्जा स्थानांतरण है। उसके अलावा इसके लिए द्रव पदार्थ की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अपने गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें फर्श पर रखें। क्या करते हैं, अपने गीले कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए उन्हें फर्श पर रखें। उसके अलावा विकिरण है। विकिरण में क्या है, विकिरण में कहा गया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो शरीर के तापमान के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण पर आप फोकस करेंगे। उदाहरण में जो कहा गया, एक व्यक्ति अपने ठंडे हाथों को गर्म आग पर रखता है, सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। उसके बाद है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलती है। उदाहरण के लिए सघन तब होता है, सघनन तब होता है जब हवा में मौजूद जल वाष्प यानी कि गैसीय रूप ठंडी सतह के संपर्क में आने पर तरल पानी में बदल जाता है। उसके बाद है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यह अपनी पहुंच में आने वाले सभी प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर लेता है। भौतिकी के बुनियादी नियमों के अनुसार एक पिंड जितनी अधिक अवशोषण करता है उतनी ही अधिक ऊर्जा वह उत्सर्जित कर सकता है। इसलिए एक ब्लैक बॉडी अपने ऊपर निर्देशित सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित की गई सभी ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। हालांकि अगर उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो एक ब्लैक बॉडी थर्मल विकिरण के साथ में चमकने लगेगी। एक ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को ब्लैक बॉडी क्या कहते हैं, हम विकिरण कहा जाता है। न्यूटन का शीतलन नियम।
अब यहाँ देखेंगे न्यूटन का शीतलन नियम में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन की दर उसके स्वयं के तापमान और परिवेश के तापमान के बीच के अंतर का समानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहा गया कि किसी वस्तु के जो तापमान होते हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए उसके जो स्वयं के तापमान है वो और परिवेश के जो स्वयं तापमान है वो आपस में क्या होते हैं, बीच का अंतर करने के बाद समानुपाती होती है। उसके बाद किरचॉफ या तापीय विकिरण का नियम, किरचॉफ का नियम आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, किरचॉफ का नियम। अब यहाँ देखेंगे किरचॉफ का नियम है, यह दर्शाता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यदि किसी चमकदार धातु की गेंद जिसकी सतह पर कुछ काला धब्बा को उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो चमकती गेंद फीकी पड़ जाती है, लेकिन काला धब्बा अधिक चमकने लगती है, क्योंकि काला धब्बा गर्म होने के दौरान विकिरण को अवशोषित कर लेता है और अंधेरे में उत्सर्जित करता है। उसके अलावा है अवागाड्रो का नियम। इसमें कहा गया अवागाड्रो का नियम यह कथन है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। उसके बाद एवोगैड्रो संख्या में किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल में अणु की विशिष्ट संख्या कितनी होती है, 6 से लेकर के 0.2214076 10⁻23 होता है। तो ये हमारा चैप्टर था आज का, हीट पढ़ रहे थे। उसके बाद हम पढ़े थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें। उसके अलावा इसके प्रकार को हम देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्टिक्स, चैप्टर है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रकाश। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं ऑप्टिक्स से। इस चैप्टर को आप अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। यहाँ देखेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाश। कहा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हवा में प्रकाश की चाल तो हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल सेम ही होता है और हवा में सेम होता है। पानी में, कांच में और तारपीन में प्रकाश की चाल क्या होती है वो हमें बताएंगे। इसका जवाब हम लास्ट में देंगे। उसके बाद यहाँ कहा गया कि पृथ्वी तक पहुँचने में समय कितना लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 3 सेकंड 3 मिनट लगते हैं, 3 सेकंड 30 सेकंड। चंद्रमा से परावर्तित सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड लगते हैं। प्रकाश का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं, फुलमिनोलॉजी। उसके अलावा जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वे महीन कणों से टकराने के बाद बिखर जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब प्रकाश की कण महीन कणों से टकराती हैं और वो बिखर जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर कहा गया कि परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है। जैसे अगर यहाँ एक फिगर के माध्यम से हम समझें तो यहाँ पर ये हो गया आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये एक आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, और ये बीच में जो होते हैं ये क्या होते हैं, अभिलंब होते हैं। और ये आपतित किरण है, यहाँ पर आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण। उसके बाद आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु यानी कि आपतित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये 2 नियम इसके बताते हैं। जो नियम यहाँ भी लिखा हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो ये एंगल होते हैं और ये एंगल होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, ये वाला जो एंगल होते हैं बीच का, साइन आई बराबर क्या बोलते हैं, साइन आर बोलते हैं। यानी कि इसको इंडिकेट करते हैं। जितना डिग्री यहाँ बनेगा, अगर 45 बन रहा है तो यहाँ भी 45 बनेगा, 30 बन रहा है तो 30 यहाँ बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं इस नियम के अनुसार। उसके बाद आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके अलावा यहाँ नियम देखेंगे, इसका नियम क्या कहा गया, परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन सतह के अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह परावर्तित किरण द्वारा उसी अभिलंब से बनाए गए कोण के बराबर होती है, जैसा कि हम फिगर के माध्यम से भी बताएं, I = R। उसके बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब क्या होते हैं,
के विपरीत दिशाओं में होती हैं। उसके बाद समतल दर्पण और उस पर परावर्तन कैसे पड़ता है। यह बस एक क्या है, सपाट सतह वाला दर्पण है। अब यहाँ नीचे फिगर भी दिखाया गया, जो फिगर हम बनाए थे यहाँ पर प्लेन मिरर है, उसके अलावा ये नॉर्मल यानी कि अभिलंब है, और इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज है, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। समतल दर्पण के सामने छवि दर्पण से उतनी ही दूर होती है जितनी दूरी पर वस्तु दिखाई देती है, अर्थात छवि दूरी बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु को यहाँ पर रखा जाता हो और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर ये वस्तु रखी हो, यानी कि छवि दूरी और उसके बाद है वस्तु की दूरी, दोनों क्या होगी, सेम होगी। आगे कहा गया अगला पॉइंट में, साथ ही छवि क्या होती है, पार्श्व होती है, रूप से उल्टी होती है, अर्थात छवि में वस्तु की तुलना में विपरीत बाएं और दाएं भाग होते हैं। समतल दर्पण पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है। जब दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाली छवियों की संख्या क्या होती है, निम्न प्रकार से होती है, जिसको यहाँ पर n = 360 अपॉन थीटा -1। यहाँ पर जितनी भी डिग्री थीटा का मान हो गया, जितना डिग्री पर इसे दिखाया जाएगा, इस डिग्री पे जितना डिग्री पे इसे दिखाया जाएगा, जितना डिग्री पे दिखाया जाएगा वो नीचे लिखाया जाएगा, और नीचे वाले इसमें भाग देना है और क्या करना है, -1 कर देना है। तो ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला को आप याद रखेंगे। आगे यहाँ पर प्लेन मिरर में देखा गया, यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति का फिगर देखें, यहाँ प्लेन मिरर है, लेफ्ट ऑफ इमेज है और यहाँ पर राइट हैंड है। राइट हैंड को दिखाया गया तो लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, यानी इट इज अ सेपरेट, इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, it is far the behind the mirror as the object is in the front of its virtual image बनेगा, यानी कि पार्श्व उल्टा बनेगा। it is the reverse left to right, है ना, जैसे कि बताएं कि लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो राइट बन जाएगा, राइट दिखेगा, और राइट दिखाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा। अगला है गोलाकार दर्पण। अभी समतल दर्पण के कुछ हम नियम देख रहे थे, अपरावर्तन। यह एक दर्पण है जिसका आकार गोलाकार सतह से काटे गए टुकड़े जैसा होता है। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, जिसमें गोलाकार दर्पण की सतह का भीतरी भाग क्या होता है, प्रकाश को परावर्तित करने के लिए पॉलिश किया जाता है। यह प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, समांतर रूप से अभिसारित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहा जाता है। दूसरा है उत्तल लेंस। अभी हम कौन पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे हम गोलाकार दर्पण। उसके बाद यहाँ पर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में गोलाकार दर्पण की सतह का बाहरी भाग प्रकाश को परावर्तित करने के लिए पॉलिश किया जाता है। यह प्रकाश की किरणों को समांतर रूप से अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से समझाया गया है। एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर स्फेरिकल नीचे में दिखाया गया। यहाँ पर मिरर में देखेंगे तो जो कॉनकेव मिरर है उत्तल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या है कि फिगर उल्टा बना हुआ है। यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का कुछ यहाँ पर भाग दे रखा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, एक तरफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, वस्तु कहाँ स्थित है उसको दिखाया गया। एक तरफ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की स्थिति क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है, प्रतिबिंब की साइज क्या है, और नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे जब वस्तु इन्फिनिटी पर होगा तो उसका जो पोजीशन होगा इमेज का वो क्या होगा, एट फोकस होगा। उसके अलावा इसका जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। बिटवीन अगर पोजीशन ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है बिटवीन कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी एंड सी पर रहेगा, सेंटर पर रहेगा, तो बिटवीन एफ यानी कि फोकस दूरी और वक्रता तृतीया सेंटर केंद्र पर, और उसके बाद जो है फोकस पर, इस पर दिखाएगा आपको। उसके अलावा डिमिनिश्ड में रियल दिखाएगा और उसके बाद इन्वर्टेड दिखाएगा नेचर में। उसके अलावा यहाँ देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इन कॉनकेव में, यह भी हम देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का ही। उसके अलावा यहाँ बिटवीन सी और एफ पर रहेगा तो बियॉन्ड दिखाएगा किस पर, सी पर, और इनलार्ज दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड दिखाएगा। और अगर एफ पर रहेगा तो क्या दिखाएगा, वो इन्फिनिटी दिखाएगा लेकिन हाईली इनलार्ज दिखाएगा, रियल और इन्वर्टेड दिखाएगा। बिटवीन एफ एंड पी पर रहेगा, बिहाइंड मिरर दिखाएगा, इनलार्ज दिखाएगा और वर्चुअल इरेक्ट दिखाएगा।
अब यहाँ पे कुछ दर्पण सूत्र दिखाया गया, अलग अलग फिगर दिखाया गया। यहाँ पे कॉनकेव का फिगर दिखाया गया और नीचे कॉन्वेक्स का दिखाया गया। यहाँ देखेंगे दर्पण सूत्र होता है 1/f, इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जिस तरह से लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर v प्रतिबिंब को दिखा रहा है, उसके बाद u वस्तु दूरी हो गया, f जैसे फॉक्स दूरी को दिखाया जा रहा है। यहाँ दर्पण के उपयोग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे समतल दर्पण देखने का शीशा में उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में के निर्माण में किया जाता है, सौर कुकर में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बहुरूप दर्शन में, मापने के लिए उपकरण में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा ये समतल दर्पण का उपयोग था। उसके बाद अवतल दर्पण का जो उपयोग है कारों की हेडलाइट्स में, दंत चिकित्सक का दर्पण के रूप में, उसके बाद सौर उपकरण के रूप में, परावर्तन दूरबीन के रूप में, उपग्रह डिश के रूप में, फ्लैश लाइट के रूप में, इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप के रूप में आदि के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके अलावा उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं स्ट्रीट लैंप में, वास्तविक दृश्य दर्पण में आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे समतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। प्रकाश का आप अपवर्तन देखेंगे। अभी तक हम परावर्तन के नियम पढ़ रहे थे, परावर्तन के बारे में देख रहे थे, परावर्तन के भाग देखें। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन। यह एक तरंग का झुकना है जब वह किसी ऐसे माध्यम प्रवेश करती है जहां उसकी गति अलग होती है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय या तो मुड़ जाती हैं या अपनी दिशा बदल लेती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश हवा से कांच में, कांच से हवा में, हवा से पानी में या पानी से हवा में आदि में जाता है, तब ये कब होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। नीचे एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर नॉर्मल है, उसके बाद यहाँ पर है रिफ्लेक्टेड रेज है, यहाँ पर इंसिडेंट रेज है, और यहाँ पर जो है आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिखाया गया है। एंगल यहाँ पर रिफ्लेक्शन का दिखाया गया है, यहाँ पर एक ग्लास है, एयर है। उसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया एंटी ऑफ इंसिडेंस दिखाया गया, जो फिगर के माध्यम से आप स्पष्ट है। उपयुक्त चित्र में जो बताया गया आपको नियम इसका, आपतित किरण हवा से कांच या पानी में जाने वाली प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? आपतित किरणें कहते हैं। अपवर्तित किरणें क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी दूसरे माध्यम से जाने के बाद मुड़ जाती हैं तो उन्हें अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं, उस कारण को अच्छी तरीका से देखेंगे। यहाँ देखेंगे प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति से यात्रा करती है। जैसे बताएं, हवा में, कांच में, पानी में, निर्वात में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग रफ्तार से चलती है। उसके अलावा उदाहरण के लिए प्रकाश कांच की तुलना में हवा में तेज चलती है, यानी प्रकाश कांच की तुलना में हवा में तेज गति करती है। इसलिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरणें क्या होती है? अपवर्तित होती हैं। उसके बाद इसकी माध्यम की बात करें, प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम और सघन माध्यम, दो माध्यम होते हैं इसके। अब देखेंगे वह पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय रूप से विरल माध्यम कहते हैं। यानी विरल माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? तेज होती है, यानी कि रुकावट कम उत्पन्न करे तो उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में क्या होते हैं? रुकावट ज्यादा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब हम प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो तेज हो जाती है, लेकिन वही सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? उसकी रफ्तार कम जाएगी। क्या कहा गया यहाँ पर? एक पारदर्शी पदार्थ माध्यम में जिस प्रकाश की गति कम होती है प्रकाशीय रूप से सघन माध्यम के रूप में जाना जाता है। कांच, वहाँ क्या बताए? हवा से कांच में जाएंगे, हवा से कांच में जाएंगे तो रफ्तार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कांच से पानी की तुलना में प्रकाशीय रूप से सघन कहलाता है। कांच से पानी की कांच में थोड़ा सा रफ्तार तेज होता है और पानी में क्या होती है? बिल्कुल कम जाती है, यानी कि 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करीब हो जाता है, और इसमें 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। और उसके बाद हवा में निर्वात में 3 × 00 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब हो जाती है। आगे फिर नीचे आएगा तो हम बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम कुछ है, उस नियम को देखेंगे। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, इसके भी यहाँ पर कुछ नियम है। इस नियम में कहा गया कि जब प्रकाश किरणें
प्रकाशीय रूप से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस मामले में अपवर्तन कोण घटना कोण से छोटा होता है। जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में या हवा से पानी में जाती हैं तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में, कांच या पानी में जाते समय प्रकाश किरणों की गति कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक फिगर के द्वारा समझाया गया आपको। फिगर में देख सकते हैं कि एंशिएंट रेज है, आपतित किरण है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड है, टकराने के बाद वो थोड़ी सी मुड़ गई या झुक गई। ग्लास है, यहाँ पर नॉर्मल रेज है, यहाँ पर पैरेलल साइडेड है, ग्लास स्लेब है। उसके बाद इसके कारण क्या क्या है? केस 1 में देखेंगे, जब प्रकाश किरणें प्रकाशीय रूप से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस मामले में अपवर्तन कोण घटना कोण से क्या होते हैं? बड़ा होता है। जब प्रकाश किरणें कांच से हवा में पानी से हवा में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कांच या पानी से हवा में जाते समय प्रकाश किरणें की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन के नियम में यहाँ पर देखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल यानी सतह पर स्थित होते हैं। आपतन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन स्थिरांक होते हैं, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होते हैं, यानी बराबर होते हैं। स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर नीचे एक फिगर दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम की प्रकाश संकोचन क्षमता जानने में मदद करता है। उसके बाद अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक कहा गया कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की गति तथा माध्यम 2 में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है। उसके अलावा सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें जब प्रकाश निर्वात और वायु के अलावा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक के मान को क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। उसके बाद कहा गया इसमें कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की गति, माध्यम में प्रकाश की गति। उसके अलावा अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की गति और बट्टा में माध्यम 2 में प्रकाश की गति। उदाहरण के लिए पानी से कांच में जाने वाला प्रकाश। उसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश निर्वात से दूसरे माध्यम में जाता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है वह कम अपवर्तनांक वाले दूसरे पदार्थ की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन होता है। साथ ही माध्यम 1 माध्यम 2 में जाने वाले प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाने वाले प्रकाश का अपवर्तनांक के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं या बराबर होते हैं, व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। उसके बाद लेंस को देखेंगे यहाँ। लेंस एक पारदर्शी कांच है जो 2 गोलाकार सतहों से घिरा होता है। पारदर्शी कांच है लेंस। इस तरह से ये बना होता है जो पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है? गोलाकार होते हैं, पूरा गोला नहीं होते, सतह से घिरा होता है। लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती है। यह 2 प्रकार के उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल लेंस अवतल दर्पण के बराबर होते हैं और यहाँ पर अवतल लेंस उत्तल दर्पण के बराबर होते हैं। जो प्रॉपर्टीज उसका है वही प्रॉपर्टीज इसका है। अब यहाँ देखेंगे यह एक धनात्मक लेंस है। उत्तल लेंस के बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं। लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के करीब लाई जाती हैं, वे अभिसारित होती हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। नीचे फिगर के माध्यम से भी समझा रहे हैं। मुख्य फोकस और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस की लंबाई कहा जाता है। यहाँ देखेंगे फिगर, यहाँ देखेंगे ये फोकल पॉइंट है इसका, ये फोकल पॉइंट है या कॉन्वेक्स लेंस है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंसिपल एग्जिट है। यहाँ पर लेंस बनाया गया है, ये एक साइड से जा रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं? वो एक बिंदु पर से फैलती चली जाती है, एक बिंदु से क्या होती है? फैलती चली जाती है, एक बिंदु से फैलती चली जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी लेंस। इसी लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो गया। उसके अलावा यहाँ देखेंगे अवतल या अभिसारी लेंस क्या है? अवतल या अभिसारी लेंस वो कई बिंदुओं से आकर एक जगह मिल गया। अब यहाँ देखिए एक क्या है? ऋणात्मक लेंस है। अवतल लेंस क्या है? ऋणात्मक लेंस है।
उत्तल लेंस बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, अलग अलग हो जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस से गुजरती हैं तो अपवर्तित किरणें इस तरह से अलग हो जाती हैं कि वे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। अब यहाँ पर फिगर दिखाया गया आपको कॉनकेव का, उससे पहले हम इसका पूरा देखें। उसके बाद कहा गया मुख्य फोकस और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लंबाई कहा जाता है। बनने वाली छवि क्या होती है, अभिसारी और छोटी होती है। इसमें हमेशा छोटी होती है और उसमें क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पर भी फोकल पॉइंट है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर, यहाँ पर क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिट है। अब यहाँ देखेंगे कि किसी भी स्रोत से आया, एक बिंदु पर मिला और मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर फैल गया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सही कई बिंदु से आया और एक बिंदु पर जाकर के क्या संगठित बना लिया, यानी कि मिल गया, तो वो क्या कहलाया आपका कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अब यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस के माध्यम से छवि का निर्माण कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर देखेंगे, पहला फिगर पर ध्यान रखेंगे, दूसरा फिगर ध्यान रखेंगे, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। 6 फिगर अलग अलग तरीका से यहाँ पे दर्शाया गया। आप चाहे तो इसे बड़ा करके देख सकते हैं या फिगर का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप रख सकते हैं। इमेज यहाँ पर दिखाया गया 2F पर कैसे कैसे छवि बनता है, पहला छवि निर्माण कैसे हुआ, दूसरा छवि निर्माण कैसे हुआ, तीसरा कैसे हुआ, ये उत्तल लेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी दूसरा पांचवा है या छठा है। अब आइए यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉनकेव लेंस। अब यहाँ देखिए लेंस सूत्र, वहाँ पे दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र माइनस में होता है, जहाँ भी क्या है, प्रतिबिंब है इसका। उसके बाद यू वस्तु दूरी है, एफ क्या फोकस दूरी है। लेंस की शक्ति या ऑप्टिकल शक्ति क्या है, यह वह डिग्री है जिस तक लेंस दर्पण या अन्य ऑप्टिकल सिस्टम प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करता है। लेंस की शक्ति को मीटर में इसकी फोकस लंबाई के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इसका, P बराबर 1/f। ये ऐसे इंडिकेट करते हैं लेंस की शक्ति को। शक्ति की इकाई होती है, लेंस की शक्ति की इकाई होती है क्या, डायोप्टर होती है, डायोप्टर में मापा जाता है। उसके बाद है कुल आंतरिक प्रतिबिंब। यह तब होता है जब प्रकाश एक निश्चित अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर जाने का प्रयास करता है। एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया, इस फिगर को आप उसी तरीके से देखेंगे। उसके अलावा कहा गया कि जब प्रकाश कम अपवर्तनांक वाले माध्यम पर पड़ता है तो किरणें अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं, इसलिए निकास कोण घटना को कोण से बड़ा होता है। उसके बाद कहा गया ऐसा परावर्तन को आमतौर पर क्या कहते हैं, आमतौर पर आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तब निकास कोण कुछ महत्वपूर्ण घटना कोण थीटा डिग्री के लिए 90 डिग्री के करीब पहुंच जाता है और महत्वपूर्ण कोण से अधिक घटना कोणों के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब होगा। उदाहरण के लिए मृग तृष्णा का निर्माण करना होता है, कांच के कागज के वजन में हवा के बुलबुले चांदी के सफेद दिखाई देते हैं, हीरे की चमक हो गया आदि, ये इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है प्रकाशिक तंतु। कौन कौन से प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु में देखेंगे यहाँ पर एक पतला क्या है, ग्लास फाइबर है, जिसके माध्यम से प्रकाश या अन्य तरंगें प्रेषित की जाती हैं। आप एक क्या बोले कि एक ग्लास लीजिए फाइबर का कोई भी, उसमें छोटा सा छेद कर दीजिए, उसके बाद हम उसे देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, तरंगें प्रेषित की जा सकती हैं। यह फाइबर के 2 सिरों के बीच प्रकाश या अन्य तरंगों को संचारित करने के लिए एक वेव गाइडर या लाइट पाइप के रूप में कार्य कर सकता है। यह कुल आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है प्रिज्म, हमारा टॉपिक है। प्रिज्म देखेंगे चिकनी और पोलिश सतह वाली पारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अपवर्तित करती है प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के रंग होते हैं बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला या नारंगी या लाल, जिसको हम शॉर्टकट में विग्योर नाम याद रख सकते हैं। विग्योर, विग्योर, BIBGYOR। ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। इस तरह से हम 7 रंगों को याद कर सकते हैं। और 7 रंगों का नीचे में आपको जो से विभिन्न तरंगे दे रखे हैं कि किसका कितना जो से वेवलेंथ होते हैं। तो विभिन्न रंगों की रोशनियों की तरंग लंबाई दे रखी। सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
सफ़ेद प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है। अब यहाँ देखेंगे सफ़ेद क्या है कि सब रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो सफ़ेद बनता है, सब रंगों को आपस से हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो काला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे पहला वैलेट, वैलेट का जो वेवलेंथ होते हैं वो 400 से 440 नैनोमीटर होते हैं। इंडिगो का होते हैं 440 से 460 नैनोमीटर होते हैं। ब्लू का होता है 460 से 500 नैनोमीटर। ग्रीन का होता है 500 से 570। येलो का होता है 570 से 590। ऑरेंज का होता है 590 से 620 और रेड का होता है 620 से 720। इसमें वैलेट का उसके बाद रेड का, ये दोनों का इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। श्वेत प्रकाश की घटक रंगों की तरंगधैर्घ्य और गति में अंतर प्रकाश के विक्षेपण का कारण होता है। उसके अलावा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन को हम देखें। प्रकाश के प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी पदार्थ या गैस से होकर के गुजरता है तो उसका एक हिस्सा क्या होती है, अवशोषित हो जाता है और बाकी बिखर जाता है। प्रकीर्णन की ताकत को माध्यम से गुजरते समय प्रकाश की किरणों में ऊर्जा की हानि से मापा जा सकता है। दिन के समय साफ बादल रहित आकाश नीला होता है क्योंकि हवा में मौजूद अणु सूर्य से आने वाली किरणें रोशनी को लाल रोशनी से ज्यादा बिखेरते हैं। उसके अलावा जब हम सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर देखते हैं तो हमें लाल और नारंगी रंग दिखाई देते हैं। आप ऐसा अनुभव किए होंगे, जब सूर्य उदय हो रहा हो या सूर्य डूब रहा हो तब हम देखते हैं तो हमें आकाश कैसा दिखता है या फिर सूर्य कैसा दिखता है। तो जब हम सूर्य के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्य डूबने के समय सूर्य की ओर देखते हैं तो हमें लाल नारंगी रंग दिखाई देते हैं क्योंकि नीली जो रोशनी होते हैं दृष्टि की रेखा से बिखर जाती हैं। उसके बाद अल्पेंगलो, वह घटना जिसके द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ की चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती हैं। उसके बाद रमन प्रभाव क्या है, किसी माध्यम का अणु द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जब वे कंपन द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों का उत्तेजित होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक रेनबो दिखाया गया। यहाँ पर रेनबो के अलावा यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त किस तरह से, वह यहाँ पर ड्रॉप है, लाइट है और यहाँ पर है ऑब्जर्वर है और व्हाट वी सी। अब यहाँ पर रंगों को हम देख सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, रेफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से 7 रंगों में विभक्त हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का बनना भी कहते हैं। उसके बाद मनुष्य की आंखें, मनुष्य की आंखों को देखेंगे। अब यहाँ ह्यूमन आइज, मानव आंख एक ऑप्टिकल उपकरण है, ठीक वैसे ही जैसे एक फोटोग्राफिक केशर या आंख के रेटिना पर वस्तु की वास्तविक छवि बनाता है। मानव आंख का देखने का कोण जो होते हैं वो 200 डिग्री और यह 10 मिलियन रंग शेड्स देख सकती है। कितने, 10 मिलियन रंग से बने भी नहीं है जितने रंग को आंख को देखने की क्षमता होती है। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, कितना, 200 डिग्री और 10 मिलियन रंगों को हमारे यहाँ क्या करते हैं, शेड्स देख सकते हैं। सामान्य आंख के लिए दृष्टि सीमा जो होती है वो कितना, 25 सेंटीमीटर होती है और दूर की वस्तु को देखने के लिए अनंत होती है। जितना दूर चाहे आप उतना दूर देख सकते हैं। मिनिमम नजदीक की वस्तु को 25 सेंटीमीटर के पर रखी वस्तु को ही हम देख पाते हैं। आंख के विभिन्न भाग हैं, एक आंख का फिगर है, आंख के फिगर के साथ विभिन्न भागों को दिखाया गया। यहाँ पर है पहले लेंस हम देखेंगे, ये लेंस है। उसके अलावा यहाँ पर रेटिना बनता है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, उसका ऑप्टिक्स नर्व है। उसके अलावा यहाँ पर है विट्रियस ह्यूमर है। उसके बाद है एक्यूअस ह्यूमर है, पुपिल है। उसके बाद कॉर्निया है, आइरिस है। उसके बाद है सिलरी मसल्स है। उसके अलावा यहाँ पर सेंसरी लिगमेंट्स है। ये फिगर है और फिगर के माध्यम से आंख के ऑब्जेक्ट को बताया गया कहाँ पर क्या होता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया। आइरिस कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, पुपिल कहाँ है, रेटिना कहाँ है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, उसके बाद ऑप्टिक्स नर्व कहाँ है, इस तरह से आई लेंस कहाँ पर बनता है, ये सारे फिगर के माध्यम से दिखाया गया। उसके अलावा नीचे देखेंगे आंख का अगला भाग जिसे कॉर्निया कहते हैं पारदर्शी पदार्थ से बना होता है और इसकी बाहरी सतह जो होती है उत्तल आकार की होती है। कॉर्निया के माध्यम से वस्तुओं से आने वाली रोशनी आंखों में प्रवेश करती है। तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि आने वाली जो प्रकाश की रोशनी होती है उसको प्रवेश कौन कराती है, कॉर्निया ही कराती है। उसके अलावा कॉर्निया के ठीक पीछे क्या होती है, आइरिस होती है। आइरिस का काम क्या होती है, जिसे रंगीन डायफ्राम भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया बात है कि कॉर्निया के जो ठीक पीछे आइरिस का मुख्य कार्य क्या है, तो आइरिस का मुख्य कार्य है वो डायफ्राम का काम करता है।
जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में कैमरा काम करता है शटर का, उसी तरह से डायफ्राम का काम करता है। अब यहाँ पर आइरिस के बीच एक छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आइरिस आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की यात्रा को नियंत्रित करती है। कितना मात्रा में हमारे आँख में प्रकाश प्रवेश करेगा, ये कौन नियंत्रित करती है, ये करती है आइरिस। आइरिस का काम होता है कि हमारे आँख में जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करने का। पुतली प्रकाश को हमारी आँखों में प्रवेश करने देती है। फिर इसके पीछे आँख का लेंस होता है जो उत्तल होता है। यह सिलेरी मांसपेशियों के सहारे की वजह से होता है कि आँख का लेंस अपनी स्थिति में बना रहे। उसके अलावा आँख का लेंस लचीला होता है। इस तरह सिलेरी मांसपेशियों की मदद से अपनी फोकस लंबाई और आकार बदल सकता है। छवि रेटिना पे बनती है। जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारी आँख के रेटिना पे बनेगा। अब यहाँ फिगर देखेंगे मानव आँख का कार्य कौन कौन से, यहाँ पे कार्य को देखेंगे। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें पुतली के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है और आंख के लेंस पर पड़ती हैं। फिर आंख का लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है और रेटिना पर वस्तु की एक छवि बनाता है जो वास्तविक और उल्टी होती है। रेटिना में बड़ी संख्या में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत संकेत उत्पन्न कर सकती हैं। रेटिना पर छवि बनाने के बाद यह मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजती हैं और हमें छवि की अनुभव होती है। साथ ही भले ही रेटिना पर बनी छवि उल्टी हो, लेकिन हमारा दिमाग इसे सीधा समझता है। जो भी चीज़ हम किसी वस्तु को भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो उसकी छवि जो बनाती है उल्टी बनाती है। फिर हमारा दिमाग क्या करते हैं, उसे सीधा करके दिखाने का कार्य करता है। आइरिस और पुतली का कार्य क्या है, यहाँ देखेंगे। आइरिस का कार्य पुतली के आकार को क्या करना है, समायोजित करना है। यदि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो तो पुतली फैल जाती है ताकि अधिक प्रकाश क्या करते हैं, अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, आंख में प्रवेश कर सके। यदि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा अधिक हो तो पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। उसके बाद हम रंग कैसे देखते हैं, तो रंग देखने में हमारी आंख के रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक छड़ के आकार की होती हैं और शंकु के आकार की होती हैं। छड़ के आकार की कोशिकाओं का कार्य होता है प्रकाश की चमक पर प्रतिक्रिया करना। उसके बाद शंकु के आकार की जो होती हैं उसका जो काम होती है हमें रंग देखने और उनके बीच अंतर करने में सक्षम बनाना। उसके बाद है समायोजन की शक्ति। कहा गया यहाँ कि आंख की रेटिना पर दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से केंद्रित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, समायोजन कहा जाता है। जब हमारी आंखें दूर की वस्तुओं को देखती हैं तो सिलेरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती है। और जब स्थित फोकस लंबाई अधिक होती है तो फिर आंख का लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को रेटिना पर दूर की वस्तु की छवि बनाने के लिए अभिसारित करता है। और जब हमारी आंखें पास की वस्तु को, वहाँ दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या किए, शिथिल हो गया, सिकुड़ गया। उसके अलावा जब हम यहाँ पर पास रखी वस्तुओं को देखते हैं तो सिलेरी मांसपेशियां खींच जाती हैं। इसकी फोकस लंबाई क्या होती है, कम हो जाती है। इसके कारण आंख के लेंस की अभिसारी शक्ति बढ़ जाती है और वस्तु से आने वाली प्रकाश की अभिसारी किरणें रेटिना पर छवि बनाने के लिए क्या होती है, अभिसारित हो जाती है। यहाँ फिगर दिखाया गया कि इस तरह से काम करता है। कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं और यहाँ पर रिलैक्सेड मसल्स हैं। इमेज दिखाया गया, यहाँ इमेज दिखाया गया। आइज लेंस इज थिन दिखाया गया, आइज लेंस इज थिक दिखाया गया। उसके बाद है नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर फीडबैक दें ताकि हम इसका ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर हम कराए हैं, आज वेव्स कराए हैं, उसके बाद हीट कराए हैं, उसके अलावा ऑप्टिक्स कराए हैं, उसके बाद ह्यूमन आइज कराए हैं, ये चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए। थैंक्स फॉर वॉच।